चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे, तीनों मैंने बोल दिया। गुड नाइट। जो रात को देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट, जो नहीं दिख रहा है उनके लिए गॉड ब्लेस यू। चलो ऑनलाइन जरा कंफर्म करो, आपको आवाज, मेरी मधुर आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? खुशी, चरखा, यस, ऑनलाइन है, मैं ऑडिबल? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। अपन अभी कंटिन्यू करेंगे पीजीपी का लेक्चर नंबर 2। बराबर है। अपन ने पहले लेक्चर में डेप्रिसिएशन तक कंप्लीट किया है, बराबर है ना? आज यहाँ से अपने को आगे बढ़ना है। मैं इतना फीके क्यों लग रहा हूँ? मैंने क्लासरूम आज चेंज किया है ना, जो मेरा प्रीमियम क्लासरूम है वो आज दूसरे फंक्शन में यूज हुआ है। तो ये थोड़ा, ये भी अच्छा ही है, बट ये अलग, थोड़ा कैमरा अलग है उसका। वो कैमरा स्पेशल कैमरा है, वो सबसे हमारा बेस्ट ये है। वॉल्यूम थोड़ा लो लग रहा है, एक मिनट बढ़ा देता हूँ। ये लोग बहरे हो जाएंगे। हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम है। चलो, अभी ठीक है क्या? मैं अलग लग रहा हूँ ना, ये स्टूडियो थोड़ा अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। फैकल्टी वही है, नोट्स वही है, लोकेशन भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम थोड़ा अभी भी लो आ रहा है। तुम जरा फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ तुम्हारे, है ना? जरा फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड ना, देखता हूँ मैं। चलिए, हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है ना? मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, बट ज्यादा बढ़ा है तो ये लोग बहरे हो जाएंगे और मैं भी, है ना? फुल वॉल्यूम है ना फोन का? यस, थोड़ा सह लेना। ओके, चलिए। आज का अपना जो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट नंबर 10। अपन ने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। आज अपन बचाव पीजीपी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। लेट्स सी कितना हो पाता है, ठीक है? ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पीजीपी का पहला पार्ट देखना मत भूलना, ठीक है? सर मैं मस्त हूँ, यस, आई एम फाइन, फिट एंड फाइन, भगवान की कृपा से। करेंगे स्टार्ट? यस, चलिए। आज का जो पहला पॉइंट है वो है टी, कॉफी एंड रबर। पहला कौन सा प्रोविजन अपना आज? टी, कॉफी एंड रबर। बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बिजनेस स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो अपन ने एग्री इनकम में देखा था। चाय, कॉफी एंड रबर, मतलब मेरे को एग्री, मतलब चाय के लिए चाय के पत्ते भी मैं ही ग्रो करूंगा, और उसको चाय पाउडर में कन्वर्ट मैं ही करूंगा। दोनों मेरा होना चाहिए, ग्रोइंग एंड, हाँ, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी मैं ही करूंगा, एंड बोलो, एंड मैन्युफैक्चरिंग भी आपको ही करना है। तो अगर इस इनकम में से अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहला बेनिफिट ऑल एसएससी के लिए है। अभी आपको जितना प्रॉफिट होगा, एज अ बिजनेसमैन आपको अंदाज तो आता ही है कि इस साल प्रॉफिट कितना होगा, उसके हिसाब से आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है नाबार्ड में। कहाँ पे करना है डिपॉजिट? वॉल्यूम बहुत लो है, एक मिनट, एक मिनट, मैं प्रसाद को बुलाता हूँ। ऑनलाइन अभी भी लो आ रहा है आवाज? हेलो हेलो, अभी देखो। हाँ,
एक मिनट देखता हूं मैं। हेलो प्रसाद तू ओके ठीक है देखते हैं चलो। ओके मैंने बुलाया है टेक्निकल पर्सन को, वो यूएसए से आ रहा है 2 मिनट में। सर आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, फिर मैसेज क्यों किया है? विकास सर ने जून 26, मेरे को नहीं पता दोस्त, बन्नी नहीं पता मेरे को। कम ज्यादा हो रहा है ना? ठीक है, नहीं नहीं कोई इशू नहीं, देखते अपन। अभी टेक्निकल पर्सन निकला है यूएस से, अभी आ रही है भाई आवाज, यहाँ पे तो आ रही है। हेडफोन लगाओ, हेडफोन हेडफोन यूज ब्लूटूथ। सर पीजीपी कैबिन का डर लग रहा है। यस तुम ये पियो सविता, माउंटेन ड्यू, है ना? यस डर के आगे जीत है, तो डोंट वरी, आज का सेशन होने के बाद तुमको मजा आ जाएगा। अरे बाप रे कितने लंबे में मैसेज आ रहे हैं आज। आई हैव ज्वाइन फर्स्ट टाइम। बट दोस्त आस्था पुरोहित, तुमने मेन लेक्चर देखे हैं तो ये लेक्चर फायदे का है, अदरवाइज डायरेक्टली मत देखना। नहीं प्रोफेशनल का मेरे को पता नहीं दोस्त, मैं तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ाता हूँ। चलिए गाइस प्लीज पे अटेंशन नाउ। अब आ रही है ना वॉइस? ओके तो पहले बताऊं आपको अमाउंट कहाँ पे डिपॉजिट करना है? नाबार्ड में। ठीक है, कब करना है डिपॉजिट? फाइनेंशियल होने के बाद 6 मंथ, मतलब फाइनेंशियल अपना है 25-26, उसमें क्या तो भी चलेगा, अगले साल किया तो भी चलेगा, बट बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। रिटर्न फाइल करने के 3 डेट्स होते हैं, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो उसके पहले आपको डिपॉजिट करना है ना। कौन सा डेट कब यूज करना है अपन वहां तक अभी नहीं पहुंचे। ओके तो मैंने आपको बस काफी बार डेट बोला है, तो आप टेंशन मत लो कि मेरे को पता क्यों नहीं है, मैंने अभी इस पर बात नहीं की है। तो उसके पहले आपको अमाउंट क्या करना है? डिपॉजिट करना है। यस यस आज के लेक्चर बाद आपको एकदम यू विल फील वेरी इजी, डोंट वरी। अच्छा कितना डिडक्शन मिलेगा? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट। तो आपको टी कॉफी रबर से सपोज 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका 40% या अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, उतना आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा। नाउ ये कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो। अब इसमें एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, मैं फटाक से बता देता हूं। सेक्शन 33 AB में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले आपको माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB। ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। फिर इसमें से माइनस करना है एग्री इनकम, एंड फिर जो बैलेंस आएगा इसमें से माइनस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो ये सीक्वेंस बस आपको ध्यान में रखना है, बस इतना। और इसका अपन ने क्लास में एक न्यूमेरिकल किया, उसको एक बार देख कर रखना बस, ठीक है? तो बस इसमें सीक्वेंस ध्यान में रखना है। ये प्रॉफिट आपको एग्जाम में, यस क्लियर है मैंने क्या बोला है? तो बस ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है। एंड मैं रिवीजन मोड में हूँ, तो आपको जो भी लिखना है मेरे साथ लिखना है। मैं आपको बाद में समय नहीं दे पाऊंगा, या फिर घर पे जाके वीडियो रहेगा बाद में लिखो, कैसे भी, बट लिखना है तो फटाफट लिखो। आस्था देखो सिंपल बताता हूँ, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर बैकलॉग बाय 30th अप्रैल। मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाया, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट बना के डाला है कि बैकलॉग कैसे कवर करना है। तो 30 अप्रैल तक आस्था इफ यू कैन कवर ऑल द सब्जेक्ट्स देन इट्स फाइन, क्योंकि मई में ना यू नीड फॉर रिवीजन, तो एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स बाय 30th अप्रैल, देन इट्स ओके। अदरवाइज मई में हो गया तो तुमको रिवीजन को समय कम मिलेगा, दैट इज माय कंसर्न। ये क्लियर क्या सबको? बताओ।
ऑनलाइन क्लियर है सबको? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। एंड अभी इसके आगे बस पीजीपीपी के डाउट पूछना है, बाकी डाउट मत पूछना। लेट मी फिनिश ऑन दिस, लेट मी फोकस ऑन दिस टॉपिक। क्लियर है क्या? आपको समझा? तो ये न्यूमेरिकल कभी कभार आता है, डोंट वरी, और अपन ने क्लास में इसका न्यूमेरिकल भी किया है। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? ये जो प्रॉफिट है इसका 40% और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, फिर माइनस क्या करना है? एग्री नॉन एग्री का स्प्लिट, याद है ना? तो टी के लिए 60% वो जो, एंड फिर जो आएगा उसमें से बिजनेस लॉस कुछ है तो माइनस करना है, एंड ये आएगा आपका बिजनेस इनकम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नाउ 33 बी ए, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, जरा सेक्शन देखना कौन सा है नोट्स में, मेन नोट्स में। अच्छा, ये कौन सा बिजनेस है? ये भी ऑल एसएससी बिजनेस कौन सा है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन इंडिया। ठीक है, ये रिलायंस को बेनिफिट मिलेगा, रिलायंस इस टाइप के बिजनेस में है। अच्छा, सब कुछ सेम है, चेंज क्या बताता हूँ। पहले सेक्शन में 40% करना है, यहाँ पे 20% करना है। वहां पे डिपॉजिट करना है नाबार्ड में, यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है विद एसबीआई और एनी अदर बैंक। और ये डिपॉजिट कब करना है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। देखो, अमाउंट डिपॉजिट कहाँ पे करना है? एसबीआई। कितने समय में? बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। एंड कितना बेनिफिट मिलेगा? 20% आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यस। लास्ट सैटरडे कुछ फंक्शन था इसलिए मैं लेक्चर ले नहीं पाया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, ए बी ए। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ध्यान दो सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला प्रोविजन है, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। एंड प्लीज डू नॉट आस्क मी एनी अदर रिलेवेंट क्वेश्चन अदर देन पीजीपीपी। आपको बाकी जो भी डाउट्स है मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं रिप्लाई करूंगा। क्या होता है, सभी बच्चों को पढ़े रुक जाता है। सो प्लीज डोंट आस्क एनी अदर डाउट, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, नथिंग टू वरी। चलो, अभी बस अपने को फोकस करना है पीजीपीपी पे, जो अपना मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। चलो, नाउ साइंटिफिक रिसर्च। अभी साइंटिफिक रिसर्च में दो चीजें हैं। हेलो, बहुत लो है। आप लोग है ना, हेडफोन लगाओ तो आवाज आ रही है ना बराबर? हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगाओ तो इजी हो जाएगा। हाँ क्या? हेडफोन लगा के बहुत आवाज आ रहा है, मैंने ज्यादा आवाज किया ना तो इनके कान फट जाएंगे। प्रॉब्लम वो है मेरा, ये मैक्सिमम है फिर भी वो आ रहा है, देखते अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो। ना साइंटिफिक रिसर्च में देखो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है इन हाउस, एक होता है रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी। ना सबसे पहले ध्यान में रखना है, इन हाउस रिसर्च जो है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा तो बेनिफिट मिलेगा, एंड रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी है वो बिजनेस से रिलेटेड है तो भी मिलेगा, नहीं है तो भी मिलेगा। ये पहला पॉइंट क्लियर है? ओके, आवाज बराबर आ रहा है ना? ठीक है। नाउ सेकंड, अभी बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑल एसएससी। अब इसमें दो तरह के खर्चे हैं, एक खर्चा होता है बिफोर कमेंसमेंट, एक होता है आफ्टर कमेंसमेंट। तो अगर बिफोर कमेंसमेंट है फिर रेवेन्यू या कैपिटल दोनों मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया आपने, मतलब साइंटिफिक रिसर्च पे आपका रेवेन्यू हो या कैपिटल, आप दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बिफोर कमेंसमेंट कितने साल का मिलेगा? मैक्सिमम 3 साल का मिलेगा। तो अगर मैं आज बिजनेस कमेंस करता हूँ आज, तो आज के पहले 3 साल, ओके, तो आज के पहले 3 साल में मैंने जो भी खर्चा किया है, कैपिटल हो या रेवेन्यू, उसका पूरा डिडक्शन इस साल एक साथ मिलेगा। 3 साल का खर्चा एक साथ, यस। तो रेवेन्यू है तो मिलेगा, कैपिटल है तो भी मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज कौन सा मिलेगा? कैपिटल में अदर देन लैंड हर एक खर्चा मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा, एंड रेवेन्यू में दो ही मिलेंगे। देखो, बिफोर कमेंसमेंट कौन सा मिलेगा? मटेरियल एंड सैलरी, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। मटेरियल एंड सैलरी मतलब बिफोर कमेंसमेंट दो ही मिलेंगे। कौन से दो? मटेरियल एंड सैलरी। कितने साल के? 3 साल के टोटल लेके एक साथ क्लेम करना है। एंड कैपिटल में एक्सेप्ट लैंड सब कुछ मिलेगा। एंड आफ्टर कमेंसमेंट क्या होगा बताओ? ऑल मिलेगा।
ठीक है, तो एक बार सब लोग टाइप करके आंसर भेजना है आपको, आपको भी आंसर बताना है ताकि फिट हो जाए, इंपॉर्टेंट है, सब लोग टाइप करके भेजेंगे आंसर। बिफोर कमेंसमेंट दो ही खर्चे मिलेंगे, सैलरी अदर देन परक्विजिट एंड मटेरियल टू रिसर्च स्टाफ, 3 साल का टोटल एक साथ क्लेम करना है। यस, कैपिटल है तो अदर देन लैंड एवरी एक्सपेंडिचर, उसका टोटल एक साथ क्लेम करना है। एंड आफ्टर कमेंसमेंट है तो ऑल मिलेगा। फिर वहां पे रेवेन्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रेवेन्यू का डेफिनेशन बिफोर कमेंसमेंट अलग है, आफ्टर अलग है, लेकिन कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। बिफोर है तो भी अदर देन लैंड, आफ्टर है तो भी अदर देन लैंड, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सब लोग जरा फटाफट टाइप करके भेजो, सबको समझा है, आपको क्लियर है? ठीक है, तो देखो बिफोर है तो एक्सक्लूडिंग लैंड एंड आफ्टर है तो सेम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नो डिफरेंस, रेवेन्यू में बिफोर में अलग है, आफ्टर में अलग है। नाउ अभी लॉजिक बताऊं, क्लियर है ना? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ मैंने एसेट का 100% एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, बताओ इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो एसेट मैंने रिसर्च में यूज किया है, एक एसेट का बेनिफिट तुम 2 बार क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं, तो ध्यान में रखना है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसके आगे जहां जहां पे अपन एसेट का बेनिफिट 100% लेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, इट्स अ सेल्फ एडजस्टमेंट, आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो एक एसेट का बेनिफिट एक बार, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, नाउ ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ऊपर के इसमें कवर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी। अच्छा, इसका स्पेशल पॉइंट क्या है? ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है क्या? पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब इसमें अपने लिए चैलेंज क्या है? सर ये लिस्ट लर्न करना थोड़ा त्रासदायक काम है, बट मैंने आपको एक हिंट दिया था, वर्ड अप्रूव्ड, है ना? इसको 1-2 बार पढ़ना है, रटने की कोशिश मत करो, 2-3 बार पढ़ के रखो। कितना मिलेगा? 100%। कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। सो तो ये जो पॉइंट नंबर डी है, ये बिजनेस से रिलेटेड है तो भी मिलेगा, नहीं है तो भी मिलेगा, लेकिन जो इन हाउस है, हाँ मतलब अगर टाटा मोटर्स को बेनिफिट क्लेम करना है इन हाउस, तो उनके मोटर के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या, बताइए? ओके ग्रेट। नाउ नेक्स्ट जो है सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसका अपन न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ऊपर का पार्ट बहुत सिंपल है, बस अमाउंट क्लेम करना है। इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, बस ध्यान प्रॉपर होना चाहिए। यस सविता, बताऊंगा मैं। ओके ग्रेट, थैंक यू। अभी देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एक एसेट लिया था, इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है विदाउट यूज एंड दूसरा है यूज्ड इन द बिजनेस। मतलब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, सब लोग ध्यान दो। एक, उस एसेट को आप बिजनेस में यूज कर सकते हो एंड जरूरत नहीं तो बेच देंगे, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है, ओके। पहला एकदम इजी वाला डिस्कस करेंगे। अगर बिजनेस में यूज किया है तो क्या करना है? उसको ब्लॉक में ऐड करना है एंड उसका वैल्यू कितना होगा? नील होगा। उसका वैल्यू कितना होगा? नील होगा। क्यों? अगर ब्लॉक में अपने वैल्यू ऐड किया तो ऑटोमेटिक वापस आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, जो अपने को क्लेम नहीं करना है। ओके, तो इफ इट इज यूज इन द बिजनेस तो क्या करना है? एसेट के ब्लॉक में उसको ऐड करना है और वैल्यू 0 होगा। ये एकदम सिंपल है। नाउ अब इसको हमने सेल कर दिया तो फिर प्रॉफिट लॉस अरेज होगा कि नहीं होगा? हाँ, देखो क्या होगा, अभी कैसे करना है बताता हूँ। एंड ये है न्यूमेरिकल। लेट्स से आपके एसेट का कॉस्ट है 100 रुपीज, अपने डिडक्शन कितना क्लेम किया है? 100, क्योंकि आपको 100% डिडक्शन मिलता है ना? तो अगर मैंने 100 रुपए का एसेट क्लेम किया है, परचेस किया है, तो बेनिफिट 100 रुपए का मिलेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है।
अब इसको सेल करते समय सब लोग ध्यान दो, पहले हमको डिडक्शन कितना मिला है बताओ, 100। सब लोग ध्यान दो। तो जब तक 100 का रिकवरी नहीं होगा तब तक वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, एंड 100 के ऊपर जो मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? तो इसको मैंने 60 रुपीज में बेचा है या 120 में बेचा है, तो इस 60 रुपीज को क्या मानेंगे, बिजनेस इनकम मानेंगे। जब तक 100 रुपीज रिकवर नहीं होगा तब तक क्या होगा, बिजनेस इनकम। एंड जब 100 के ऊपर मिलेगा वो, इसमें दो पार्ट होंगे, पहला 100 रुपीज एंड कैपिटल गेन 20 रुपीज। तो सब लोग रिप्लाई करेंगे आपको समझा कि नहीं, आपको समझा सबको? ऑनलाइन क्लियर है क्या? ऑल क्लियर? ठीक है। तो ऐसे आज आपको पीजीपी एकदम इजी हो जाएगा। लिख के हो गया? थोड़ा फास्ट लिखना, हो गया ना? ऑनलाइन बस रिप्लाई करो समझा कि नहीं, बाद में लिखा तो भी चलेगा, यूट्यूब पे वीडियो है, बस समझना कि नहीं बताओ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज amortization ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टेलीकॉम लाइसेंस फी। बताता हूँ क्या प्रोविजन है। टेलीकॉम लाइसेंस फी। अभी अच्छा, लॉजिकली टेलीकॉम लाइसेंस है मतलब ये बिजनेस स्पेसिफिक है। बताओ ये टाटा मोटर्स के लिए होगा या एयरटेल के लिए होगा? हाँ, तो इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है। जो बिजनेस स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, थोड़े कम आते हैं, एंड आया तो भी 1-2 मार्क का छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे अभी टी कॉफी रबर हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये बिजनेस स्पेसिफिक है, थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं। ऑनलाइन क्लियर है? एयरटेल अभी इनके लिए क्या है, सबसे एक ही पॉइंट है यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। क्योंकि मैंने टेलीकॉम लाइसेंस 10 साल के लिए लिया है, तो बताओ ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड इसका डिडक्शन मिलता है ऑन पेड बेसिस। बस ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसका डिडक्शन कौन सा बेसिस पे मिलेगा, पेड बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये हो गया थ्योरी पार्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरी तो सबको पता है, बट एग्जीक्यूशन आना जरूरी है। देखो कैसे, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। लाइसेंस फीस पेड, लाइसेंस फी 30 lakhs, पीरियड 10 years। तो अपने टेलीकॉम लाइसेंस लिया है 30 लाख रुपए का, उसका पीरियड है 10 साल। देखो भी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कैसा आ सकता है, अच्छा अपन ने लाइसेंस लिया है इन 25-26, लाइसेंस कब लिया है, 25-26 में। तो केस 1 पेड 30 लाख इन 25-26, तो पूरा 30 लाख हमने इस साल पे कर दिया, तो डिडक्शन ओनली ऑन पेड बेसिस। तो बोलो 25-26 में कितना पे हुआ है? हाँ, अभी लाइसेंस कब लिया, 25-26, पेमेंट भी कब किया, 25-26, तो कितना समय राइट ऑफ करने के लिए, 10 साल है। तो ये जो लाइसेंस का पीरियड 10 साल। अच्छा ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में 5 आ सकता है, 15 आ सकता है, तो डिवाइड बाय 10 करना है। तो बताओ आपके पीएनडल में हर साल कितना आएगा, 3 लाख रुपए आएगा। आई थिंक वेरी सिंपल, क्लियर है। नाउ केस 2, पेड 15 lakh in 25-26 and 15 lakh in 28-29, मतलब आधा पैसा इस साल दिया है, आधा पैसा बाद में दिया है। क्लियर है? ओके ठीक है। तो गाइस जितना फास्ट लिख सकते हैं फास्ट लिखो, ठीक है। यहाँ तक रेडी है सब लोग? तो पहले बताओ प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना पे हुआ है,
तो इस 15 लाख के लिए कितने साल है? 10 साल। तो ये 1 साल नहीं, अगले 10 साल 1.5 लाख तो आपको मिलना ही है। तो बताओ 26-27 में कुछ भी पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, तो ये 1.5 लाख मिलेगा। 27-28 में कुछ पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, ये 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन 28-29 में ये 1.5 लाख तो मिलेगा ही, प्लस अपन ने और पेमेंट किया है 15 लाख। अभी देखो 10 साल का लाइसेंस है, डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, लाइसेंस विल एक्सपायर आफ्टर 10 इयर्स। उसमें से 3 साल कंज्यूम हो गए, इट्स लाइक अ पासपोर्ट। तुम इंडिया के बाहर जाओ या मत जाओ, 10 इयर्स के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो बताओ कितना समय बाकी है अभी? कितना बाकी है? 7 इयर्स। तो डिवाइड बाय 7 करना है, प्लस ऊपर का 1.5 करके बताओ कितना आ रहा है, दोनों जोड़ के। तो ये 7 आपको समझा तो मजा आ गया, यही है प्रोविजन समझना। तो डिवाइड बाय कितने से करना है? नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट इन दैट लाइसेंस। कितना? 364। ये कब तक मिलेगा? टिल 10th ईयर। अभी अपन 4th ईयर है ना, ऐसे 10 साल तक मिलेगा, टोटल 7 साल तक मिलेगा। एकदम करेक्ट है। ऑनलाइन आपको समझा कॉन्सेप्ट? तो बोलो एक लाइन में फॉर्मूला क्या है, ऑनलाइन टाइप करके भेजना है। अमाउंट पेड, लाइसेंस फी पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब लाइसेंस एक्सपायर होने के लिए कितना समय, बस उतना ही करना है। करेक्ट है? तो कितने से डिवाइड? 7 कहां से है बताऊं? यहाँ पे पहला साल खत्म हो गया, ये दूसरा, तीसरा, तो 4 to 10 ये है 7 साल। डिफरेंस मत निकालो, डिफरेंस ये आएगा। 10 में से 3 साल खत्म हो गए ना, तो 10 माइनस 3 करो। तो ये 15 लाख राइट ऑफ करने के लिए कितने साल है? 7 साल। तो ये 7 लाख में क्या होगा? राइट, 7 साल में राइट ऑफ होगा। क्लियर है सबको? सविता समझा सबको? ऑनलाइन रिप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है? फाइनल कंक्लूजन बाद में, एग्जाम तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ लाइसेंस फी पेड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट का मतलब समझा? कितने साल एक्सपर्ट। आपका जैसे मोबाइल का रिचार्ज पैक होता है ना, 1 महीने का रिचार्ज पैक है, 20 दिन खत्म हो गए, तो कितने दिन यूज कर सकते हैं? बचे 8-10 दिन, बस वही तो कर रहा हूं मैं। करेक्ट, थैंक यू सो मच, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। अरे साची 1.5 लाख इंक्लूड है ना 364 में मैडम, वापिस क्यों 1.5 लाख ऐड होगा? हो गया ना 30 लाख का पेमेंट, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, साची 30 लाख का पेमेंट हो गया। अभी आगे कुछ ऐड नहीं होगा, आगे 364 कंटिन्यू होगा टिल 10th ईयर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये भी हो गया। देखो ये फॉर्मूला है, अमाउंट पेड अपॉन नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट। नाउ सेल ऑफ लाइसेंस जो है, इट इज सेम एज साइंटिफिक रिसर्च, जो अभी अपन ने किया ना, है ना? तो लाइसेंस बेचा तो भी ट्रीटमेंट कैसा होगा? लाइक अ साइंटिफिक रिसर्च। क्या ट्रीटमेंट था, एक बार रिवाइज करते हैं। रिकवरी करके जितना पैसा मिलेगा, जब तक वो डिडक्शन रिकवर नहीं करेगा तब तक बिजनेस इनकम, एंड एक बार डिडक्शन रिकवर हो गया, उसके ऊपर जो मिलेगा वो। तो जो मैंने प्रोविजन पढ़ा है फॉर सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कट कॉपी पेस्ट, एम आई क्लियर नाउ? तो 2-2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे सारा 1.5 लाख क्यों ले, मतलब वो 10 साल मिलेगा ना मैडम, ऐसे क्या कर रहे हैं तुम लोग? अरे इसको छोड़ दोगे क्या, आवारा बन जाएगा ये, पकड़ के रख रहे हो उसको। तो 1.5 लाख तो मिलेगा ना 10 साल, क्यों नहीं मिलेगा? तुम उल्टा सोचो। तुम मंडे मिलो, मंडे तुमको फ्रेशर्स बताता हूँ। चलो नाउ ये आप घर पे पढ़ लेना, थेरोटिकल है। नाउ आता है आईएमपी। तो अभी तक जो मैंने रिवाइज किया, इसमें साइंटिफिक रिसर्च इंपॉर्टेंट था, एंड दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये है, कौन सा है? स्पेसिफाइड बिजनेस। कौन सा है? स्पेसिफाइड बिजनेस। नाउ अब इसमें डिडक्शन कौन सा मिलेगा बताओ? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, अदर देन डेप्रिसिएशन, जहां जहां पे अपन 100% बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। तो इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है? अच्छा, चेंज द ब्रांड सारा,
यस यस यस। तो अच्छा, अभी इसमें सुनो, प्रोविजन बहुत सिंपल है। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसमें अलग अलग बिजनेसेस है। कितने हैं? 14 बिजनेस है। तो अगर इन 14 बिजनेस के लिए अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ओके, नाउ इन एलिजिबल कौन सा खर्चा नहीं मिलेगा? पहला, जिसमें आपने पेमेंट कैश में किया। बोलो कितने में कैश किया? 10 से ज्यादा अगर कैश में किया, अपन ने पढ़ा है वो डेप्रिसिएशन में, कि अब कभी एसेट्स खरीदी करते हो तो 10 के ऊपर कैश दिया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 एसेट छोड़ के आपने जो भी खर्चा किया उसका आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 100%। तो इसमें अपने के लिए चैलेंज क्या है? सॉल्विंग चैलेंज नहीं है, ये लिस्ट रटना है क्या? नहीं। कौन सा वर्ड एग्जाम में आएगा? डरो मत। क्या वर्ड आएगा? जैसे रिसर्च में क्या था? अप्रूव्ड। एक दो बार पढ़ के जाओ, रटना नहीं है। रटना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 14 बिजनेस मैंने दी है, जो आपको क्या करना है? पढ़ना है। एक दो बार एग्जाम में क्या करना है बताओ? ऑनलाइन टाइप करके भेजो। कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? स्पेसिफाइड। एंड रिसर्च में अप्रूव्ड, ये वर्ड आ गया मतलब वो एलिजिबल है, एंड आपको 100% बेनिफिट क्लेम करना है और उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट, ये भी टाइम पास है। चलो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेता हूं। आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। किसको दिया है? रूरल डेवलपमेंट। तो आपने जो भी पेमेंट किया है उसका आपको क्या मिलेगा? पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। आपने जितना पेमेंट किया उसका आपको क्या मिल जाएगा? सौम्या सर, टैक्स में एग्जम्पशन आया है। ग्रेट सौम्या, हार्दिक बधाई। ओके, नाउ ओके, तो ये आपने जितना पैसे दिए आपको उसका रिडक्शन मिलेगा। तो ये भी आप पढ़ लो। 17 जो सिंपल सिंपल है आप घर पे कर सकते हैं, वो आप पढ़ लो। 19 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। amortization of preliminary expenses, amortization of section 35D, कौन सा खर्चा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? सबको पता है, बिजनेस कमेंस करने से पहले जो होता है वो, एंड या फिर बिजनेस करने कमेंस करने के बाद एक्सपेंशन के लिए जो खर्चा होता है, हम दोनों को क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट। यस, तो उसका डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? सेक्शन 35D में मिलेगा। ओके, नाउ ध्यान दो सब लोग, ये डिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो ही लोगों को मिलेगा। वन इज इंडियन कंपनी एंड वन इज रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएसी who has incurred certain amount as a preliminary expense can claim the total। मतलब इंडियन कंपनी को मिलेगा, एंड अदर देन कंपनी, आप और मैं अगर रेसिडेंट है तो मिलेगा, नॉन रेसिडेंट है तो नहीं मिलेगा, फॉरेन कंपनी है तो नहीं मिलेगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नाउ डिडक्शन कितना मिलेगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने जो खर्चा किया वो नहीं मिलेगा, आपने जो खर्चा किया या फिर गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट किया है, whichever is less, उसको बोलते हैं एलिजिबल। मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। वो एलिजिबल कितने इसमें मिलेगा? इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितने? 5 इक्वल। बट कौन सा खर्चा? जो महीने किया है या जो एलिजिबल है? तुम बता दो एलिजिबल कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ अगर कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी के लिए एलिजिबल कैसा होगा? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, विचएवर इज हायर कंपनी के लिए, एंड अदर देन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो बोलो अदर देन कंपनी है तो क्या होगा? अदर देन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नहीं सॉरी, कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, विचएवर इज उसका 5%, और एक्चुअल विचएवर इज लेस, एंड अदर देन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल विचएवर इज लेस, दैट बिकम्स एलिजिबल। एंड उसको कितने से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। कितने से करना है? 5। गणित करके बताता हूं, देखो।
अदर देन कंपनी ओनली 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नहीं, वो कंपनी के लिए हायर है। अच्छा उल्टा बोला, उसको उल्टा कर दो, सॉरी सैटरडे है ना इसलिए। यस यस, ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। चलो बताता हूं, कंपनी के लिए देखो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से लेना है हायर, इसमें से क्या लेना है हायर, एंड सेकंड कंपेयर करो एक्चुअल, एंड इसमें से लेना है लोअर, एंड ये जो लोअर है ये बनेगा आपका एलिजिबल, एंड इसको डिवाइड बाय 5 करना है। क्लियर है क्या? फॉर्मूला देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, ऑनलाइन देख लो। तो क्या करना है बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल, उसमें से हायर लो, एंड उसका कितना लेना है, नहीं उसका कितना है 5%, एंड देन कंपेयर दैट 5% विथ एक्चुअल, एंड विच एवर इज, हाँ, एंड अदर देन कंपनी, तो वन में से किसको हटाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हटाना है, वन में से किसको हटाना है, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और आपका एक्चुअल खर्चा विच एवर इज लेस। अरे आपको समझा कि नहीं? ओके चलो, तो देखो एक बताता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 50 लाख, ठीक है, ये डेटा आपको एग्जाम में दिया है, कंपनी ऐसी है, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। बोलो अपने को निकालना है पहले एलिजिबल, एंड उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 5। कैसे निकालेंगे एलिजिबल? पहला, अभी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, उतने आप समझदार हो। बोलो 50 लाख और 60 लाख, विच एवर इज हायर, हाँ, तो 60 लाख का 5%, एंड एक्चुअली इज 8 लाख, तो एलिजिबल कितना होगा इसमें से, डिवाइड बाय 5, तो आपके P&L में इस साल 60,000 आएगा। बताइए सब लोग समझा क्या? तब तक मैं पीता हूँ पानी, आप चेक करो तब तक। ब्रांड चेंज किया बॉटल का, देखते क्या इम्पैक्ट होता है। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 3 लाख डिवाइड बाय 5, 60,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है क्या? ऑनलाइन समझा सबको? ओके ग्रेट, ये बाकी आप पढ़ लेना, एकदम सिंपल है। नाउ आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 36, इसमें मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। क्लियर है ना? ठीक है, नाउ अब इसमें जो मेन है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, बाकी आप घर पे पढ़ लेना, मैनेजेबल है। पहला मैं पढ़ूंगा ये, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मेडिक्लेम पे किया है, अच्छा गुरु के तुमने भी ब्रांड चेंज किया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो कौन सा है, बाटा, यस, या जेमिनी, उसने बोला ब्रांड चेंज किया ना, तो बाटा चप्पल बनाता है ना, हाँ हाँ ओके, हाँ। सो देखो ध्यान से, ध्यान दो, मेडिक्लेम अगर आपने पे किया एम्प्लॉयर ने तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बट ये अदर देन कैश होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में आता है मेडिक्लेम पेड बाय एम्प्लॉयर इन कैश, दिस अलाउ करो, एंड अदर देन कैश है तो ऑनलाइन आरटीजीएस अलाउ करो, एंड चिल करो, ठीक है? अच्छा रिलैक्स हो है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ अभी ध्यान दो, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, ये सैलरी के दो कंपोनेंट्स है,
सैलरी में बहुत सारी चीजें आती है, आई एम टॉकिंग ऑफ 2 स्पेसिफिक कंपोनेंट। इसका डिडक्शन कब मिलेगा? इसमें 10,000 लिमिट नहीं है, यहाँ पे 10 का लिमिट नहीं है, ये कंपलसरी आपको चेक से ही देना है, इसमें कैश का लिमिट नहीं है। उसका कहना है कि ये जो मेडिक्लेम था वहां पे उन्होंने अक्षता, यहाँ पे 10 का लिमिट नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझाओ क्या बोलना चाहती है। ग्रेट। अभी बोनस कमीशन का बेनिफिट मिलेगा, बट कब? इफ इट इज पेड एज पर 43B। नाउ लेट्स रिवाइज 43B। आइए सब लोग, आगे दिया है 43B, कहाँ पे ढूंढो? यहाँ पे पॉइंट नंबर 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ध्यान दो सब लोग, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। मतलब ये सलमान खान है, दिल में आता है समझ में नहीं आता, ऐसा है। तो आज अपन इसको शाहरुख खान करके घर पे जाएंगे, दिल में भी आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। हाँ, सेक्शन 43B क्या बोलता है? ये है आपका प्रीवियस ईयर 1425 से 31 मार्च 26, ओके। एंड ये AY 1426 से 31 मार्च 27। तो यहाँ पे कुछ आपके जो खर्चे आउटस्टैंडिंग है, नॉट ऑल। कौन से खर्चे? ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 43B इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सपेंस, ओनली फॉर 7। तो ये 7 रटने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है, कौन सा? स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग। इसको पे करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये यहाँ पे करना है। तो फिर ये क्या होगा? अलाउ होगा। क्या होगा? अलाउड। तो बताइए 31 मार्च, 31 मार्च का जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, सब लोग आंसर दो, कब पे करना है? इस साल का रिटर्न फाइल करने से पहले 3 डेट से 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। कब कौन सा डेट है? अपन वहां तक नहीं पहुंचे हैं, चैप्टर 14 में पढ़ाऊंगा। बस अभी डेट लर्न करना है कि ये 3 डेट से, तो उसके पहले पे किया तो ये खर्चा 25-26 का माना जाएगा। लेकिन मैंने अगर खर्चा यहाँ पे किया तो क्या होगा? 25-26 में वो डिसअलाउ होगा, एंड 26-27 में क्या होगा? वो अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउड। क्लियर है क्या? LGG पता नहीं क्या है, लैग होगा। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, यस, ये सुपर शॉर्टकट था दोस्त, बाउंसर गया मेरे को। ये समझा आपको? तो बताओ ये परमानेंटली डिसअलाउड है या टेम्पररी? टेम्पररी, बाद में देंगे तो अलाउ होगा। प्रोविजन क्लियर है? हाँ, अभी अभी अपने को काम क्या है? वो 7 एक्सपेंस का लिस्ट सबको लर्न करना है। उसका कोई उपाय नहीं है ना, तो एग्जाम में कॉपी करके चिट लेके जाओ, पकड़ जाएंगे तो बाहर निकाल देंगे, तो वो भी नहीं सोचना है। वही बता रहा हूँ कि सर हम लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। क्या क्या देखो, एनी सम पेबल बाय ड्यूटी टैक्सेस, आपको गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस देना है वो। दूसरा बोनस एंड कमीशन, जो अभी पढ़ रहे थे। तीसरा चौथा इंटरेस्ट है। देन लीव एनकैशमेंट, देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर के पास 2 लोगों के पैसे होते हैं, एक मेरे सैलरी से जो कट हुआ है और एक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन टाइप करके भेजो, आप भी आंसर बताओ कि 43B में हुज कॉन्ट्रीब्यूशन आता है? इज इट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर। अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट, आप अगर इंडियन रेलवे के कोई एसेट यूज कर रहे हो, उनके गोडाउन्स वगैरह है ना, इंडियन रेलवे अदर देन ट्रैवलिंग बाकी भी सर्विसेज देती है, गुड्स रिलेटेड, वेयर हाउसिंग वगैरह, तो उसका पेमेंट भी आपको टाइमली करना है। तो ये 7 एक्सपेंस आपको मस्त भी क्या करना है? लर्न करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये 7 एक्सपेंसेस। एंड ये जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, उसके लिए क्या मैंने कहा था? एग्रीमेंट है तो 45 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो
15 दिन में देना है, इसलिए इसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अप्लाई, बट इतना लोड मत लो, एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें अभी प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत झगड़े चालू है, तो आप इसको इग्नोर करो। तो आई थिंक क्लियर है अभी 43 भी समझा सबको? ओके ठीक है। तो ये 7 एक्सपेंस का लिस्ट लर्न करना है, 43 भी एग्जाम में आता है, बाद में बोलना मत कि सर आपने बोला क्यों नहीं। ठीक है, आइए चलो अभी अपने को और एक सेक्शन पढ़ना है, वो भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 26 ये है 48(2). क्या है? 48(2). नाउ व्हाट इज 48(2)? सुनो ध्यान से। एक काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैन आई डू ट्रांजैक्शन विथ माय रिलेटिव? यस, है ना। You can I appoint my relative as an employee? Yes. Can I buy goods from my relative? Yes. Can you sell goods? Yes. Can I take loan from? Yes. So as a businessman you can deal with relative, there is no problem. But 48(2) क्यों लाया गया? अगर आपने आपका खर्चा बढ़ाने के लिए, आपने क्या किया? आपने आपका खर्चा बढ़ाने के लिए अगर सामने लोग को ज्यादा पेमेंट किया, मतलब मैंने बोला कि मैंने मेरे भाई को पैसा दिया है, 10,000 का पेमेंट था, 25,000 पे किया, एंड बाद में उससे 15,000 कैश में निकाल के लिया। तो बेसिकली व्हाई आई एम मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट? टू इंक्रीज माय एक्सपेंस। तो अगर ये एग्जाम में देता है तो वो डिसअलाउ होगा। क्या होगा? डिसअलाउ। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो। आपको पता ना चाहिए कि हु आर माय रिलेटिव, बस इतना ही लर्न करना है। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा है वो आपको एग्जाम में देंगे। अपन देखो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए ना, एग्जाम में क्लियर कट देते हैं कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉय कम रिलेटिव, सैलरी पेड 20,000, एक्सेस 4,000। तो कितना एक्सेस है? एंड दूसरा रिलेटिव कौन है? जिसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 20%। कितने हैं दूसरे? 20%। तो वो है सारा। अगर वो 7 एक्सपेंस ड्यू डेट के पहले दिया तो यस उसका खर्चा अलग होगा, बट ये रिकॉर्ड करने के लिए डिपेंड्स। अगर ऑलरेडी P&L में रिकॉर्ड किया है तो कुछ नहीं होगा, एंड रिकॉर्ड नहीं किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। सारा मैं ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में उसके आगे क्या करना है? डिपेंड्स। P&L में क्या हुआ है? ऐड, लेस, इग्नोर। पीजीबी में 2 पार्ट पे काम करना पड़ता है, पहले लर्न द प्रोविजन एंड देन डिसाइड ऐड होगा, लेस होगा या इग्नोर होगा। तो वो थोड़ा मतलब उसका मैं सॉल्यूशन नहीं मेरे पास मैडम, सही कि नहीं? अभी एग्जाम में क्या देंगे मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, हाँ यस होगा ना। तो कितने लोगों को पेमेंट किया तो डिसअलाउ होगा? रिलेटिव को, एंड जिसका 20% है। ये एक बार पढ़ के रखना है, इसमें आपको वर्किंग कुछ भी नहीं करना है, बट ध्यान से सुनना है। जब भी एग्जाम में वर्ड आएगा एक्सेसिव पेमेंट हुआ है, बस आपको क्या करना है? एड बैक करना है। वो सब देते हैं, आप टेंशन मत लो। जस्ट ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर दिस वर्ड कम्स एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, तो क्या करेंगे अपन? डिस अलाउ करेंगे। क्या करेंगे? देखो ऐसा आएगा, आप बताओ क्या करना है। देखो इतना ही सिंपल, आपको एग्जाम में एडजस्टमेंट आएगा, ज्यादा लोड मत लो, बस बताओ क्या करना है। बोलो, बताओ सोल्यूशन। क्लास कब तक है? 10 बजे तक है, और 1 घंटा रहेगा। पीजीबी आज कोशिश करेंगे, कंप्लीट नहीं हो तो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कितना डिसल होगा बोलो? करेक्ट। कितना होगा डिसअलाउ? 8,000। बस यही बताने की, बस ज्यादा लोड मत लो, वो एड बैक करना है। डिसअलाउ का मतलब क्या है?
इनकम में ऐड, क्योंकि खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बट ये डायरेक्टली डिसअलाउ करना है या P&L चेक करना है, हाँ ये उसका ट्रीटमेंट है। अभी एग्जैक्टली होगा क्या, डिपेंड्स अकाउंटेंट ने क्या रिकॉर्ड किया है। समझा कि नहीं बाबा? ऑनलाइन क्लियर है? चलिए आगे, अभी आइए आप 36 में। तो ये हो गया, सेकंड हो गया। नाउ सी, क्लियर है सबको? डिनर के लिए ब्रेक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को 20 मिनट में डिनर नहीं मिलेगा ना, वो प्रॉब्लम है ना। और इनका भी 20 मिनट में नहीं, ये एक बार बैठे तो 3 घंटे खाते हैं मिनिमम। तो उन्होंने कहा सर ब्रेक मत देना, सैटरडे है ना आराम से खाते हैं। सैटरडे को क्या वो टॉप गियर में रहते, पता नहीं चलता है, मतलब कल छुट्टी है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ P&L में देख के करना है, यस। अच्छा नेक्स्ट, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट क्या है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें ध्यान में क्या रखना है, सुनो। अच्छा ये इंटरेस्ट भी आएगा क्या 43B में? यस, जो मैंने बैंक से लोन लिया है ये भी 43 में आएगा ना। ध्यान से सुनना है, अगर मैंने लोन इंडिया के बाहर से लिया है, अपन ने ये HP में भी पढ़ा था, TDS कट करना जरूरी है। TDS कट नहीं किया तो डिसअलाउ। दूसरा, अगर मैंने रिलेटिव से लोन लिया तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो डिसअलाउ होगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल भी क्या होगा, डिसअलाउ होगा। तो इंटरेस्ट में क्या क्या डिसअलाउ होगा लिख के देता हूं, जो एग्जाम में आता है। पहला, कब कब डिसअलाउ होगा, नॉट पेड एज पर 43B। दूसरा, पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS। एंड सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर। एंड फोर्थ, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन। तो ये चार में से अगर कुछ भी आता है तो आपको मस्त है कि टनाटन एग्जाम में ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष राय सर टैक्स में 36 में है, फिर कैसे करूं? अभी क्या बताऊं मैं तुमको दोस्त, तुम मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं बाद में तुमको बताता हूँ, ठीक है? अभी मेरे को बस PGP पढ़ाने दो, मैं तुमको रिप्लाई करता हूँ, डोंट वरी। अरे लिखा क्या, सबको समझा क्या, इंपॉर्टेंट है। तो ये चार केस अगर एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, डिसअलाउ नहीं डिसअलाउ करेंगे। अकाउंटेंट ने क्या किया है, वो देख के डिसाइड करेंगे, ऐड लेस इग्नोर। ऐड लेस तो होगा नहीं, या तो ऐड होगा या तो इग्नोर होगा। ऑनलाइन समझा क्या, तो टाइप करो अरे वाह, आप इमोजी भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब मैं सबको बताता हूँ सर, 42 में बट एग्रीगेट निकल रहा है क्या? अच्छा श्रद्धा, तुमको 42 मिले बट एग्रीगेट नहीं आया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को समझा कि इससे रिलेटेड डाउट है, मैं वही बोला कि 42 क्या है, मैं एक मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ नहीं ठीक है, चलिए। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब देखो क्या है, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है एट अ डिस्काउंट। मतलब कंपनी का बॉन्ड का इशू प्राइस है 60 लाख फॉर 10 years एंड इसका मैच्योरिटी है 1 CR। मतलब कंपनी ने आज आपसे 60 लाख रुपए लिया है एंड फ्यूचर में आपको 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं, इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। आपने क्या ना, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो आपको उनको 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो कंपनी के लिए वो लॉस है, नुकसान है, डिस्काउंट है। तो ये राइट ऑफ कितने साल में होगा, ओवर द पीरियड ऑफ बॉन्ड। तो कितना राइट ऑफ बताओ, कितना कंपनी का नुकसान हो गया, 40 लाख। तो 40 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल P&L में कितना रिकॉर्ड होगा, 4 लाख रुपए हर साल P&L में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। सबको समझा? सो इट इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ बॉन्ड।
क्लियर है क्या? चलो नाउ ये अपन ने पढ़ लिया है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, इट इज कॉल्ड बाय 43B. नेक्स्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम. ओके, इसका डिस्कशन चैप्टर 11 में भी होने वाला है, वापस बताता हूँ. नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वो खर्चा है. कितना डिडक्शन मिलेगा? कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू 14% ऑफ सैलरी. ओके, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा. मतलब आपके सैलरी का 14% और अमाउंट काउंटेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस. आपके सैलरी, क्योंकि पैसा आपके लिए दिया ना, तो आपके सैलरी का 14% और अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर whichever is less. And what is salary here? Basic plus DA. What is salary here? Basic plus DA. तो आपके basic plus DA का 14% और अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो लिखो नेशनल पेंशन स्कीम, बेसिक प्लस DA लेट से 5 लाख रुपया है, एंड अमाउंट contributed by employer is 1 लाख. ठीक है, तो आपके सैलरी का बेसिक प्लस DA 5 लाख है और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1 लाख. तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 कितना मिलेगा? 14% ऑफ 5 लाख और 1 लाख विच एवर इज लेस. तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 70,000 का डिडक्शन मिलेगा एंड 30,000 डिसअलाउ होगा. आपका व्हाट्सएप डीपी मस्त है. हाँ, मैंने उस दिन नहा के गया था ना, इसलिए. सविता थैंक यू. यस, अरे ये समझा कि नहीं सबको? सविता तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? तो कितना डिसअलाउ होगा? बट एनीवे सविता थैंक यू, यू आर द फर्स्ट वन टू कॉम्प्लीमेंट. तो एनीवे थैंक यू, तुमको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो ये डिसअलाउ होगा, तो ये ऐसे एग्जाम में आता है. ठीक है, चलो लिख के हो गया क्या? नहीं हो तो मैं आगे भागता हूँ. बुलेट, हाँ बुलेट ट्रेन के स्पीड से लिखना है, मैं लिखने से पहले लिखना है. हो गया ना? चलिए, ये भी अपन ने पढ़ लिया है. ठीक है, अभी नाउ ध्यान दो सब लोग, सब लोग प्लीज ध्यान दो, वेरी प्लीज प्लीज ध्यान दो. ये है एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्यूएशन फंड, जो भी फंड है, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड. यस, कौन कौन कहता है कि लड़के कॉम्प्लीमेंट सुन के खुश नहीं होते? मैं कहता हूं. यस, ओके, ध्यान दो, अभी टाइम पास मत करो, बाद में करेंगे. आखिरी के 10 मिनट अपन डांस करेंगे सब लोग. ठीक है? हाँ, क्या करें? हाँ यस, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे. चलो ध्यान दो, ना ध्यान दो प्लीज. एम्प्लॉयर के पास ध्यान दो, 2 लोगों का पैसा है. वाह निधि, क्या मतलब, ये तुम्हारा कमेंट में पढ़ भी नहीं सकता हूँ. कल है ना, कल ही डीपी बदल लेता हूँ. यस, पढ़ लो तुम, मैं प्रोविजन पे ध्यान देता हूँ. चलो ध्यान दो, टाइम पास मत करो. क्या? नहीं, मैं तो 6 बजे तक प्लान करके आऊँ, कैपिटल गन भी खत्म कर दूंगा आज. हाँ
अच्छा, अभिनिधि मार्क्स के लालच में बोल रही है। चलो ध्यान दो, सुनो। एम्पर के पास दो लोगों का पैसा है। एक वो जो आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो दैट इज कवर्ड बाय 43B। लेकिन जो आपका सैलरी से जो कट हुआ है प्रोविडेंट फंड का पैसा, दैट इज नॉट कवर्ड बाय 43B। वो एम्प्लॉयर को इमीडिएटली भरना है। क्या भरना है? इमीडिएटली। एंड अगर नहीं भरा तो क्या होगा? वो उनका इनकम माना जाएगा, तो उसके लिए 43B एप्लीकेबल नहीं है। सब लोग ध्यान दो दोस्तों। यस, ग्रेट ग्रेट, ध्यान दो सब लोग। तो बताओ कहाँ पे प्रोविडेंट फंड में कहाँ पे 43B है, कहाँ पे नहीं है? फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 43B इज एप्लीकेबल, बट आपका जो पैसा जो एम्प्लॉयर के पास है, अगर वो नहीं दिया तो वो परमानेंटली क्या होगा? डिसअलाउ होगा। उसके लिए 43B नहीं है, तो डिसअलाउ होगा वो। ऑनलाइन क्लियर है क्या? ठीक है ऑनलाइन। अरे तुम टाइम पास मत करो, ध्यान दो। क्लियर है क्या? बताओ। क्या मैं खाना खा के अब तुम्हारी इमोजी सुनने तक? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया बैड डेट्स। जैसे आप हो आपके पेरेंट्स के लिए, तो सो व्हाट इज बैड डेट्स? जिसका कभी रिकवरी नहीं हो सकता है, बट अपन एसेट है, अपन बैड डेट्स नहीं है। सो यू आर एसेट फॉर योर पेरेंट्स। राइट नाउ आप इन्वेस्टमेंट हो उनके लिए, बट द मोमेंट टू स्टार्ट अर्निंग यू विल बिकम। यस, ओके। नाउ सुनो, ध्यान दो ध्यान दो। तो बैड डेट्स, ध्यान दो, बैड डेट्स का खर्चा अलाउड है। ठीक है, बैड डेट्स का खर्चा क्या है? अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? सुनो, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, इसका मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, सब लोग प्लीज ध्यान दो। ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ P&L अकाउंट। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 25,000 अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। अभी आप बताओ आप क्या करोगे? मतलब ये पहले क्वेश्चन क्या समझाता हूँ। P&L के क्रेडिट में लिखा आएगा बैड डेट्स आपने 25,000 रिकवर किया है, एंड जो अर्लियर क्या है? अलाउड एज अ डिडक्शन है। जो अर्लियर क्या है? हाँ, तो मैंने क्या कहा था? जिसका डिडक्शन अलाउड है उतना रिकवरी टैक्सेबल होगा। तो बोलो कितना डिडक्शन अलाउड हुआ है? पूरा अमाउंट नहीं दिया मतलब क्या? पूरा। तो पहले मैंने इनकम में से 25,000 कम किया है। कैसे? बाय डेबिटिंग इट टू P&L अकाउंट। तो बोलो अब ये रिकवरी हुआ तो क्या करेंगे? अच्छा, इनकम को भी अलाउ नहीं होता है, खर्चा अलाउड। इसको क्या मानेंगे? इसको इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसको इनकम मानेंगे, इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नेट प्रॉफिट में ऐड है। यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑलरेडी बराबर ऐड हुआ है। तो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बराबर नेट प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पहला केस सबको समझा? हाँ, मतलब इग्नोर करना है, दीपक सही है, सबको समझा? नाउ सेकंड केस, ऑनलाइन इज दिस डन? सेकंड केस, नाउ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। पहले डिडक्शन खाली 12,000 का मिला था। पहले डिडक्शन कितने का मिला था? 12। अभी मैंने क्या कहा था? कितना टैक्सेबल है? जितना रिकवरी, जितना डिडक्शन अलाउ हुआ है। बोलो पहले आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया है? कितना क्लेम किया है? तो कितना इनकम टैक्सेबल होगा? 12,000। आपने कितना दिखा है? 25। कितना एक्स्ट्रा इनकम दिखा है? हाँ, तो 13,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि इनकम में 25 ऐड हुआ है, चाहिए 12।
तो 25 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13,000 को माइनस करना पड़ेगा। ये काफी बार एग्जाम में आता है, अच्छे से समझ लो, नहीं तो लेने के देने हो जाएंगे। ऑनलाइन बराबर है क्या बताइए? हाँ, सही है ना? एंड तीसरा, अर्लियर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, बताइए। अगर डिडक्शन ही नहीं मिला है तो रिकवरी टैक्सेबल। हाँ, तो पहले डिडक्शन 0 मिला है तो 0 टैक्सेबल होगा, मतलब पूरा 25 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। पूरा क्या करेंगे, 25 को लेस करेंगे। दीपक ने सही आंसर दिया है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो मैं जो जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो मेजोरिटी जो एग्जाम में आता है, इसलिए मैं कुछ सिंपल सिंपल प्रोविजन छोड़ रहा हूँ, जो मैनेजेबल है वो छोड़ रहा हूँ मैं। ऑनलाइन क्लियर है सबको? समझा कैसे करना है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, चलो। तो ये हो गया रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या नाम है इसका, प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ध्यान दो। तो पहले इसका बेनिफिट खाली कंपनी एसएससी को मिलेगा, ये इंडिविजुअल एचएफ को नहीं मिलेगा। तो कंपनी एसएससी ने फैमिली क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन करने के लिए पैसा खर्च किया अमंग इट्स एम्प्लॉय टू क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर रेवेन्यू है तो उसी साल मिलेगा, एंड कैपिटल है तो क्या होगा, 1/5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 बाय, रेवेन्यू तो पूरा मिलेगा, एंड कैपिटल है तो 1/5 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सपोज ये खर्चा ज्यादा है, आपका इनकम कम है, ये जो 1/5 आ रहा है ये ज्यादा है एंड इनकम कम है, तो ये पूरा राइट ऑफ हो पाएगा क्या, नहीं। तो इसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ट्रीटमेंट सेम एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में, दिस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। एक्सेप्ट क्या है, सैलरी। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसको बिजनेस लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनएब्जॉर्ब्ड है तो सेम लाइक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन रेवेन्यू है तो बिजनेस लॉस। नेक्स्ट, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सीटीडी, इसका डिडक्शन जिसका बिजनेस है उसको मिलेगा। अच्छा, ये किस पे लगता है, एसटीडी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, तो इस पे लगता है एसटीडी। ओके, तो इसका डिडक्शन अपन लोग इन्वेस्टर है, अपने को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, fully allowed as a deduction only when paid if income from such transaction is included in the income। मतलब ये ट्रेडर को मिलेगा, किसको मिलेगा, शेयर ब्रोकर को मिलेगा। किसको मिलेगा, हाँ, आपको मेरे को मिलेगा क्या, नहीं। सेम यहाँ पे भी ट्रेडर को मिलेगा। ये लगता है ऑन कमोडिटीज। तो ठीक है ना, तो एसटीटी एंड सीटीटी का डिडक्शन आपको मेरे को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, ट्रेडर को मिलेगा। नेक्स्ट, नाउ 37 क्या है, जनरल डिडक्शन है। मतलब जो खर्चे 30 to 36 में नहीं आते वो कहाँ पे आते हैं, 37 में आते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। कट टू कट बताता हूँ। सैलरी टू प्रोपराइटर डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल डिसअलाउ। अच्छा, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक डायग्राम बना के दिया था कि पीजीपी में जितने भी डिडक्शंस हैं, वो 30 to 37 में कवर्ड है। 30 to 36 स्पेसिफिक डिडक्शन है, एंड 37 में कौन से, जनरल, मतलब प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेट्रोल, है ना, रिपेयर्स, ऑडिट फी, रिसर्च, ये सब इसमें आता है। तो 37 में कोई स्पेसिफिक खर्चे का नाम नहीं है। अपने नया ऑफिस ओपन किया, उसने ओपनिंग की, पूजा की, दिवाली में गणेश फेस्टिवल के लिए पैसा खर्च किया, तो जो खर्चे 30 to 36 में नहीं आते वो कहाँ पे आते हैं,
37 में आता है। तो इसलिए उसका नाम क्या है? जनरल डिडक्शन। उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो उसमें बस आपको ये दो चीजें लर्न करना है जो मैंने हाईलाइट किया है, बाकी नहीं पढ़ा तो चलने वाला है। 37 टू बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का खर्चा होता है, लेकिन अगर अपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में दिया है तो डिसअलाउ होगा। यस एकेडमी जो खर्चा कर रहा है एडवर्टाइजमेंट पे वो अलाउ होगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन। एम आई क्लियर? तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट में अलाउड है? हाँ, वो यहाँ पे डिसअलाउ होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80 में, जो अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 में। तो ये परमानेंटली डिसअलाउड नहीं है, बस उसका सेक्शन क्या है अलग है। 80 GGC करके अपन पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। ठीक है? तो टाटा मोटर्स ने अगर बीजेपी को डोनेशन दिया एडवर्टाइजमेंट के, तो यहाँ पे नहीं आएगा, डिडक्शन में आएगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस सेक्शन का नाम ही क्या है? इस सेक्शन का नाम ही क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। बराबर है? मतलब क्या? ये खर्चा आपको क्लेम नहीं करना है। अब इसमें दो सेक्शन है। पहला है 40AI एंड दूसरा 40AIA। देखो यहाँ पे दिया नीचे ये। ठीक है, ओके। नाउ अच्छा सुनो ध्यान से, ये डिसअलाउ क्यों होता है? बिकॉज टीडीएस कंप्लायंस नॉट डन। तो अगर अपने पेमेंट करते समय टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो इस सेक्शन में वो पेमेंट क्या होगा? डिसअलाउ होगा। यहाँ पे कितना डिसअलाउ होगा? 100%। और यहाँ पे कितना होगा? 30% डिसअलाउ होगा। क्यों डिसअलाउ होगा? मैं डिटेल में जाता हूँ, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। तो इन दो सेक्शन में जो खर्चे दिए हैं, अगर वो खर्चा पे करते समय आप टीडीएस कट करना भूल गए, तो दोस्तों क्या होगा? डिसअलाउ होगा। क्या होगा? डिसअलाउ। कितना डिसअलाउ होगा? पहले सेक्शन में 100%, दूसरे सेक्शन में 30%। ओके। अच्छा, ये परमानेंटली डिसअलाउ होगा? नहीं, इस लाइक 43B। अब बाद में जब पे करेंगे तो वापस आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो लॉजिकली बताओ, अगर डिसअलाउ 100% हुआ है तो बाद में अलाउ कितना होगा? 100%। एंड डिसअलाउ 30% हुआ है तो जितना डिसअलाउ होगा उतना ही क्या होगा? अलाउ होगा। ये उसका स्ट्रक्चर है। अभी अपने को समझना क्या है, कौन से खर्चे के लिए 100% है, कौन से खर्चे के लिए 30% है। इसमें और एक है यहाँ पे, ये वाला 40AIII। इसके लिए भी 100% डिसअलाउड है। तो तीनों सेक्शन का बेस एक ही है कि आपने क्या करना चाहिए था? टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करना चाहिए था, जो पे करना भूल गए। तो यहाँ पे 100% डिसअलाउ होगा और यहाँ पे 30% डिसअलाउ होगा। एंड बाद में अलाउ कितना होगा? जितना डिसअलाउ उतना। हाँ, ठीक है। तो ये बेसिक था। अभी बताइए टीडीएस कंप्लायंस कब करना है? अच्छा, नॉर्मली टीडीएस देखो, ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, ये असेसमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो अगर मैंने पेमेंट 16 अगस्त को पेमेंट किया है, तो मैंने कहा था टीडीएस कब भरना है? अगले महीने की 7 तारीख। तो फर्स्ट इसका पेमेंट कब होना चाहिए? पे ऑन 7 सितंबर, अगले महीने की 7 तारीख को पे करना है। सेकंड ऑप्शन 31 मार्च 26, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। एंड तीसरा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई 26।
अगर आप ये तीनों चीजें करना चूक गए तो फिर वो डिसअलाउ होगा। तो बताओ, अगर मैंने पेमेंट 16 अगस्त को किया तो पेमेंट पहला कब होना चाहिए? अगले महीने की 7 तारीख, 7 सितंबर को होना चाहिए, चूक गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31/5/26, और वो भी नहीं हुआ, ठीक है, और एक मौका है, हाँ, तो यहाँ तक भी पेमेंट नहीं हो तो फिर क्या होगा? डिसअलाउ होगा। एंड बाद में जब पे करेंगे तो वापिस अलाउ होगा। इज इट सेम लाइक 43 भी, कि उस साल का खर्चा बाद में दिया तो भी चलता है? तो ये तीनों में से कुछ तो करो। अगर तीनों नहीं किया तो क्या होगा बताओ? डिस अलाउ हो जाएगा। तीनों नहीं किया तो क्या होगा? डिस अलाउ हो जाएगा। हाँ, तीनों में से कोई भी एक नहीं किया तो डिस अलाउ। मतलब तीन में से कभी भी पे करो, तीन में से क्या करो तुम, कभी भी पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, क्लियर है क्या? एंड बाद में पे करेंगे तो, हाँ, अभी समझना क्या है, यहाँ पे कौन से एक्सपेंस आते हैं, यहाँ पे कौन से आते हैं, और यहाँ पे कौन से, बस उतना ही समझना है। एंड प्लस अपन जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे तो इस पे वापस डिस्कशन होने वाला है। देखो, पहला पहला जो 40A है जिसमें 100% डिसअलाउंस है, उसमें तीन खर्चे हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। किनको पेमेंट हुआ है? पहला, नॉन रेसिडेंट। दूसरा, आउटसाइड इंडिया किसी को भी हुआ है। तीसरा, इन इंडिया नॉन रेसिडेंट। एंड चौथा, फॉरेन कंपनी। करेक्ट ना? अभी सविता, ये मैं कैसे बताऊंगा, कैसे याद रखेंगे? बार बार पढ़ते रहो, दैट इज द ओनली वे टू लर्न दिस। तो बताओ, ये तीन एक्सपेंस है, कौन से? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर, हाँ, तो इन लोगों को पे करते समय आप टीडीएस का कंप्लायंस करना भूल गए तो 100% डिसअलाउ होगा। एंड बाद में जब टीडीएस भरेंगे तो, हाँ, देन नेक्स्ट 40AI में पेमेंट किसको हो रहा है? रेसिडेंट को हो रहा है। ऊपर किसको हो रहा है? नॉन रेसिडेंट। एंड इसमें बहुत सारे खर्चे कवर्ड है जो अपन पढ़ेंगे टीडीएस में, तो इसमें 30% डिसअलाउड है। एंड यहाँ पे सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया है तो भी 100% क्या होगा? डिसअलाउ होगा। ठीक है सविता, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेक्शंस रेगुलर लेक्चर में लिख के दिया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, बोलो, इनकम टैक्स पेड अलाउड या डिसअलाउड है? डिसअलाउड है। इनकम टैक्स डिसअलाउड, सरचार्ज डिसअलाउड, सेस डिसअलाउड। तो ये था सेक्शन 40 डिसअलाउंस का। 48 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ 40A3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है 40A3? देखो, 43 एप्लीकेबल है फॉर एक्सपेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 37। पहला कंडीशन, जो रेवेन्यू नेचर है एंड वो अलाउ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ, मतलब 37 में बोलो कौन सा खर्चा आएगा? बोलो 37 में कौन सा खर्चा आएगा? पहला, जो 43 में कौन सा खर्चा आएगा? जो 32 37 में आता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो आपके P&L में आता है। जो आपके कहाँ पे आता है? P&L में आता है। जो आपके कहाँ पे आता है? हाँ, तो उसमें उसको कैश में दिया तो चलेगा क्या? यस, बट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं पर डे? 10,000। एंड अगर आप ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 35,000 दे सकते हैं। एंड उससे ज्यादा दिया तो डिसअलाउ होगा। क्या, कैसे पेमेंट नहीं करना है? कैश नहीं करना है, बेरर चेक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। बताता हूं मैं, यस। तो सपोज, एंड इसमें मैंने आपको कंडीशन लिख के दिया, क्या? बिल का अमाउंट एक्स होना चाहिए 10K या, एंड पेमेंट एक्सेड होना चाहिए 10K एंड 35K। मतलब दोनों है, दोनों साथ में होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल नंबर 26, 27, 28, 6,000, 9,000, 4,000, 19,000 मैंने ये कैश में पे किया।
बताओ अभी क्या करेंगे? ओके, ये खर्चा है। अभी मैंने क्या कहा था, ऊपर का कंडीशन पढ़ो ध्यान से। डिसअलाउ तभी होगा जब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी। बोलो, बिल का अमाउंट 10 के ऊपर है क्या? किसी भी बिल का? कौन से बिल का है? नहीं है ना, तो कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा। कुछ भी डिसअलाउ, तो ये लिमिट 10,000 का पर बिल है, पर बिल पर डे, पर बिल पर डे। तो बिल टू बिल देखना है। कैसे देखना है? हाँ, तो यहाँ पे डिसअलाउ क्यों नहीं होगा बताऊं? बिकॉज नन ऑफ द बिल एक्सीड 10,000। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। आई विल मेक दिस 14,000, तो 29,000 कैश पेड। अभी बोलो, किसी एक बिल का अमाउंट 10 के ऊपर है क्या? हाँ, तो उतना डिसअलाउ होगा। फिफ्टीन के अलाउ हो जाएगा। 100% डिसअलाउ होता है, 100%। 10 के ऊपर अमाउंट है तो पूरा डिसअलाउ होगा। समझा? तो अगर 14,000 पेमेंट हो तो 4,000 डिसअलाउ नहीं होगा, 100% ऑफ सच अमाउंट। मतलब कितना डिसअलाउ होगा? हाँ, ये समझा सबको ऑनलाइन? ठीक है, समझा? अभी पीजीपी मैनेजेबल लग रहा है कि आपको? प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, डोंट वरी। जबरदस्ती हाँ मत बोलो। हाँ, आगे आ जाओ। अच्छा, अभी 43 CA पॉइंट नंबर 30 पढ़ते हैं डायरेक्ट। बीच में का हो गया है 43 पे। अभी 43 CA जो है सेक्शन, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जिनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। एंड गवर्नमेंट को डाउट किया है, ये लोग कैश में पैसा लेते हैं, तो इन्होंने पैसा कैश में लिया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अच्छा, ये भी आने के चांसेस कम है क्योंकि ये बिजनेस स्पेसिफिक है। ये खाली किसके लिए होगा? कंस्ट्रक्शन। तो अभी अपने फ्लैट सेल किया है 90 लाख में। अभी गवर्नमेंट को चेक करना है कि इसमें अपने कैश पैसा लिया कि नहीं, क्योंकि 90 लाख तो अपनी इनकम दिखाया है, पर इसके ऊपर कुछ कैश लिया को चेक करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपके प्राइस का करती है 110%। कितना आ रहा है? 99 लाख। कितना आ रहा है? 99 लाख बराबर है क्या? ठीक है। अभी इसको कंपेयर किया जाएगा विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, मैं आपको हॉरिजॉन्टली बताता हूँ, ये इजी होगा। अपने फ्लैट सेल किया है 90 लाख में, इसका 110% आएगा 99 लाख। अभी इसको कंपेयर किया जाएगा विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मीन्स व्हाट? जो वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, या तो इसके अंदर होगा या तो इसके बाहर होगा, 1.5 CR। तो अगर 10% के रेंज में है तो आपका सेल प्राइस कितना लिया जाएगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का वैल्यू इस 10% के रेंज में है क्या? तो 90 लाख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट, मतलब इसका मतलब है आपने 15 लाख रुपए कैश में लिया है। जिस घर का वैल्यू 1.0.5 CR है, एज पर गवर्नमेंट तुमने 90 लाख क्यों दिखाया? तो ये 15 लाख तुमने कैश में लिया है। समझा? सेम प्रोविजन कैपिटल गेन में भी है एंड सेम अदर सोर्स में भी आने वाला है। एंड अपन ने आज कल ही कैपिटल गेन में डिस्कस किया था, बस वो इन्वेस्टर था। अच्छा, ये उनके लिए, अपने लिए कहाँ पे होगा? कैपिटल गेन में। तो आप और मैं जब अपना घर बेचेंगे तो अपन भी तो कर सकते हैं। तो अपने लिए 50 CA है। समझा आपको कैसे करना है?
आने के चांसेस कम है, बिकॉज बिजनेस स्पेसिफिक प्रोविजन है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नाउ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आप देखेंगे, ऑडिट बता देता हूं, एंड लास्ट देखेंगे प्रिजम्पटिव स्कीम, एंड देन खत्म। पीजीपी हो गया, हो गया। हाँ, बट ये रिवीजन का वही फायदा है ना कि मेरे साथ 2 घंटे बैठे तो 10 घंटे का पढ़ाई होता है। और वही तो फायदा है कि नहीं, और समझ में भी आता है, ऐसे नहीं कि घाई घाई में लिया है, एकदम आराम से कर रहे हैं अपन। चलो हो गया, 10 बजे आपको छोड़ रहा हूँ, तब तक खाने को बोलना मैं आ रहा हूँ तो इंतजार कर। दबा के खाना है खुशी में, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाओ, है ना, पीजीबी की खुशी में। चलो ऑडिट कब होता है, फटाफट ध्यान दो, थ्योरी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप में से जिन लोगों के पेरेंट बिजनेस करते हैं, 1 करोड़ के ऊपर है तो ऑडिट कंपलसरी। लेकिन अगर आप आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे CS बनने के बाद, तो 50 लाख के ऊपर क्या है, ऑडिट कंपलसरी है। एंड भगवान को बोलना है कि मेरा टर्नओवर ऑडिट लिमिट में रहे। नहीं सर मैं 15 लाख में खुश हूँ, नो दरिद्र विचार, है ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है ना। सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, बट दरिद्र विचार मत करो। नो सर, आई एम हैप्पी विद 9 to 6 जॉब। मुझे लगा एक सैटरडे नहीं लगा, यही तो अपना मैजिक है। मैं लास्ट जून में बोला था कि जो लोग मेरे रिवीजन सेशन अटेंड कर रहे हैं, एंड जो मेरा एक स्पेशल रिवीजन होता है जो अटेंड करेंगे वो फेल हो ही नहीं सकते। एंड इस एग्जाम में जितने लोग पास हुए तुम किसी को पूछ लो, मेरे पास कम से कम 300 मैसेज रहेंगे कि बोले सर वो रिवीजन की वजह से हम पास हो गए, क्योंकि 2 घंटे में बहुत सारी चीजें फटाक से क्लियर हो जाती है। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो अटेंड नहीं करते, वो ऋतिक रोशन के फैन है, आज कुछ तूफानी करते हैं तो उनके लाइफ में बहुत तूफान एक साथ आ जाते हैं। फिर बहुत नहीं, मेरा एक ही सब्जेक्ट बहुत भारी है, सबको लेके जाता है। फिर बाकी इधर अपना एक सब्जेक्ट इधर, 6 इधर, टैक्स इधर, सही है ना। क्या CFM डिफिकल्ट है, एक सब्जेक्ट 6 इधर, है ना। वॉइस लो हो गई है, हाँ वो नींद आ रही है माइक को, माइक को। वो बेचारा 12 घंटे से बोला ये लटका के मेरे को धो रहे, है ना, तो ये माइक थक गया बेचारा। ओके हो गया, हो गया। तो बोलो ऑडिट कब करना है आपको, बिजनेसमैन है तो 1 करोड़, एंड प्रोफेशनल है तो, हाँ अभी 1 करोड़ का लिमिट 10 करोड़ हो गया है, तो आप में से जिन लोगों के पेरेंट बिजनेसमैन है उनका 1 का लिमिट कितना होगा, 10। बट कंडीशन क्या है, 5% का कंडीशन याद है, उनको जो भी पैसा मिला है उसमें कैश रिसिट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5%। एंड जो भी पेमेंट हुआ है उसमें कैश पेमेंट 5% होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो 10 करोड़ होगा, नहीं तो 1 करोड़ होगा। अच्छा, जिनके लिए ऑडिट है इनके लिए ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर। ओके, जिनके लिए ऑडिट है उनके लिए क्या होता है ड्यू डेट, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो आप करेक्ट ना सर, पूरे DD का रिवीजन लोगे क्या, नहीं मेरे को ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं जाना है पूरा, मतलब मैं हर सैटरडे मैडम ले रहा हूँ, ये 7वां लेक्चर है, शायद तुम्हारा पहला रहेगा। हर सैटरडे रिवीजन हो रहा है, बस एक सैटरडे चुक गया, वो फंक्शन था मेरे घर पे। क्या हो गया यश, अच्छा मेरे लगा तुम हमारे लिए खाना ऑर्डर करने गए थे क्या, अच्छा इसलिए पूछा मैं नहीं अंदर स्विगी का रेंज नहीं आता ना, मतलब इसलिए। नाउ ध्यान दो, लास्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, 15 मिनट में आपको फ्री कर रहा हूँ, हो गया पीजीपी। तो देखो लास्ट लेक्चर में आपने 2 घंटा लिया, आज 1.5 घंटा, 3.5 घंटे में पीजीपी एकदम खत्म। एंड अपन ने हर एक का न्यूमेरिकल किया है, किधर भी घाई नहीं की, आराम से किया है। बस आपके जैसे फालतू जोक से टाइम ज्यादा जाता है, मैं तो कभी नहीं करता, ये आपकी वजह से क्या है। चलो प्रिजम्पटिव स्कीम, व्हाट इज प्री एज्यूम, सलमान खान ऐश्वर्या, प्री एज्यूम समझा क्या आपको,
रब ने बना दी जोड़ी, ये वैसा ही है, डीम टू बी, है ना। तो व्हाट इज प्रेजेंट इनकम? रब ने बना दी जोड़ी। तो गवर्नमेंट ने कुछ आपके लिए प्लान किया है। Now basically presumptive scheme is for small businessmen। क्या है उनके लिए? स्मॉल। इसमें 3 सेक्शन है, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। अगर कोई ये कहे कि अभी पीजीपी समझ में नहीं आया तो फिर नथिंग कैन बी डन। उसको बोलूंगा कि तू मेरे लेक्चर बार बार देखते जा, हाँ हाँ, या फिर मिरर असाइनमेंट करना पड़ेगा। हाँ पूरा चैप्टर मैडम खत्म हो गया, हो गया। बस खाने को बोलना, मॉम को बोलना 15 मिनट रुको, 15 मिनट के बाद खाना गर्म करने के लग सकते हैं। मेरे को पता है तुम्हारे पेट में हाथी दौड़ रहा है, हो गया, भूख भूख लगी है। चलो ध्यान दो, नाउ ध्यान दो, हो गया 15 मिनट। प्रेजेंट टू बिजनेस में कौन आएगा? एनी एसएससी, एवरी बिजनेसमैन। तो कोई भी बिजनेस उसके में आ सकता है एक्सेप्ट जिनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस है। क्यों? जिनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस है उनको पर ट्रक इनकम निकाला जाता है। अभी अपन रिवीजन मोड में है, ठीक है। एंड बताओ आप लोग अगर आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ पे हो? 44 ADA में हो, है ना, ठीक है। बिजनेस समझ में आ गया, ठीक है। तो जिनका ग्रोसरी शॉप है, जिनका मेडिकल का शॉप है, वो कहाँ पे? जिनका गारमेंट का शॉप है वो कहाँ पे आ सकते हैं? कोई बिजनेस कोई भी चलेगा, बिजनेस को कोई प्रॉब्लम, बस कौन सा नहीं चलेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि उसके लिए अलग सेक्शन। एंड लॉजिक सबको पता है, वो नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से होता है, ठीक है। बाकी एसएससी कौन है? छोटे एसएससी किसके लिए, ये आप पढ़ लेना। रिस्ट्रिक्शन भी कुछ काम का नहीं है। अभी आते हैं मेन चीज, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से, कि प्रेजेंट स्कीम में इनकम कैसे निकाला जाएगा। अपन ने क्लास में एग्जांपल लिया था ग्रोसरी शॉप का, तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेंगे कि लेट्स से एक शॉप है, क्या है? अमर किराना स्टोर। स्मगलिंग का बिजनेस चलेगा? नहीं ना, वो इनकम टैक्स तो टैक्स ले लेगा, बिकॉज इनकम टैक्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड लीगल एंड इलीगल, बट उसको पुलिस उठा के लेके जाएगी, वो होगा। इनकम टैक्स का एक ही रूल है, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, सिंपल। तुमने मूवी देखा ना रेड 2, वो तो रेड 2 मूवी, सब ब्लैक का पैसा होता है कि नहीं? तो इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता है, स्मगलिंग है, चुरा के लेके आए हैं, घर पे बनाए प्रिंट करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। शायद दीपक के पास लगता है कुछ तो भी, इतना डीप में पूछ रहा है। ओके, नाउ देखो अभी इसके लिए सपोज टर्नओवर है 1.9 CR, कितना है? हाँ, तो इसको क्या करना है, कितना प्रॉफिट दिखाना है? पहला एज पर 44 AD, एन एक होगा एज पर P&L अकाउंट। अच्छा 44 AD में कैसे दिखाते हैं प्रॉफिट, सबको पता है। कैश सेल्स है तो 8%, ऑनलाइन मिला है तो 6%, एंड क्रेडिट सेल्स है तो वापिस 8% लेना है। बट रिटर्न फाइल करने से पहले अगर ऑनलाइन आएगा तो 6, नहीं तो 8%, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको ब्रेकअप देता हूँ, सपोज इसमें 1 करोड़ 1 CR कैश में मिला है, 50 लाख ऑनलाइन एंड बैलेंस 40 लाख क्रेडिट सेल्स है। तो 8% होगा 1 CR का, 6% होगा 50 लाख का, एंड क्रेडिट सेल्स 40 लाख है, तो 8 लाख, 3 लाख, 3.2 लाख। तो
अगर वो स्कीम के हिसाब से इनकम दिखाता है तो कितना इनकम दिखाना पड़ेगा? 14.2 लाख। एंड उसका एक्चुअल इनकम कितना है? 12 लाख। कितना है ये? एज पर P&L है। एज पर क्या है? हाँ, अभी उसके बाद 2 ऑप्शन है। आइडियली उसने क्या दिखाना चाहिए? हायर। तो अगर इन दोनों में से हायर दिखाता है, बोलो कौन सा हायर है? तो क्या होगा? नो ऑडिट एंड नो। हाँ, तो ये स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बेस्ट है। क्यों? ना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ना ऑडिट करना है, बस गवर्नमेंट ने बोला है उतना परसेंटेज इनकम दिखाना है। तो इसमें क्या होता है, तुमको कम भी मिला तो भी ज्यादा पे देना है, ठीक है। एंड अगर तुमको 12 लाख दिखाना है तो ऑडिट भी होगा और रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो ऐसे काम करता है प्रेजेंटिव स्कीम अंडर फर्स्ट 44 AD में। तो क्या करना है बताओ? स्कीम के हिसाब से इनकम निकालना है। एक्चुअल इनकम तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, पूछेंगे उसने क्या करना चाहिए, आपको दोनों लिखना है कि अगर वो हायर दिखाएगा तो नो ऑडिट नो रिकॉर्ड, लेकिन उसको लोअर दिखाना है तो ऑडिट भी होगा और हाँ, क्योंकि वो क्या करेगा अपने को नहीं पता। तो एग्जाम में आपको दोनों लिखना है। एग्जाम में आपको क्या करना है? दोनों लिखना है। बताइए क्लियर है क्या आपको? ठीक है, चलिए। ऑनलाइन क्लियर है सबको? समझ में आ गया? नाउ अभी आपके लिए, अच्छा ये स्कीम में कौन आ सकता है? हाउ टू डिफाइन छोटा बिजनेसमैन? जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ है। अगर टर्नओवर आपका 12 करोड़ है तो आपके लिए स्कीम अप्लाई नहीं होगा, आपको कंपलसरी ऑडिट करके टैक्स देना है। तो हाउ टू डिफाइन स्मॉल बिजनेसमैन ओवर हियर? बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो कौन सा ग्रोसरी शॉप यहाँ पे आ सकता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है? एंड 2 का लिमिट 3 करोड़ कब किया जाएगा? वही 5% का कंडीशन। बोलो 2 का लिमिट 3 करोड़ कब होगा? उसके जो भी ग्रॉस रिसिट्स है, कितने ग्रॉस रिसिट्स, वो मैक्सिमम कैश में कितने चाहिए? हाँ, तो फिर 2 की जगह 3 भी लिया जाएगा। एंड सेम फॉर यू, आप कंसल्टेंट हो, आपके लिए 50 का 75 कब किया जाएगा? आपका रिसिट 70 लाख है, आप स्कीम में आ सकते हैं क्या? यस, बट कब? जो भी आपको पैसा मिला है उस पर मैक्सिमम कैश कितना होना चाहिए? 5% ऑफ टोटल रिसिट्स। तो ही 75 का लिमिट होगा, नहीं तो फिर 50 का होगा। अच्छा, इसके ऊपर टर्नओवर गया तो क्या होगा? फिर आप स्कीम से बाहर हो, फिर एज पर P&L अकाउंट आपको भरना है। एंड नाउ व्हीकल के लिए कंडीशन क्या है बताओ? बोलो व्हाट इज इट? मैक्सिमम व्हीकल कितने होने चाहिए? 10 ट्रक एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा देखो, इनकम कितना लेना है? 8% एंड 6%। अच्छा बताओ, आपके लिए कितना लेना है? मिनिमम 50%। बहुत ज्यादा है। एंड ट्रक वालों के लिए लोअर कैपेसिटी है, ट्रक का वजन 12,000 kg से नीचे तो 7,500 पर ट्रक पर मंथ। एंड 12,000 से ज्यादा है तो 1,000 पर टन पर ट्रक। ओके, तो 12,000 या उससे ज्यादा वजन है तो हेवी, 12,000 या उससे ज्यादा है तो हेवी, एंड 12 के कम है तो अदर देन। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या है? अगर मैंने ट्रक इन बिटवीन बेच दिया, मैंने ट्रक क्या कर दिया? इन बिटवीन बेच दिया, तो उस महीने का हाँ, एक दिन भी यूज हुआ, सेल हो या परचेस हो, क्या करना पड़ेगा? पूरा आपको इनकम देना पड़ेगा। बस बाकी के पॉइंट्स तो कॉमन है, आपको इसको पढ़ना है। ये समझा? अभी ट्रक का एक बता दो कैसे होता है। 44A है ना। सपोज आपके पास नॉन हेवी ट्रक 5 है, एंड हेवी में 15 टन के 2 है, 18 टन के 3 है। तो बताइए कितना इनकम होगा? यस, मन के बीच में सेल हुआ तो पूरा लेना है, एकदम सही जवाब है। बोलो, तो इस 5 ट्रक का कितना आएगा?
37,000। हाँ, एंड ये 2 ट्रक का, एक ट्रक 15 टन का है, तो 15 टन इंटू 1000, ऐसे कितने व्हीकल हैं? 2। एंड यहाँ पे 18 टन इंटू, दोस्तों ये 1 महीने का हो गया। अगर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ मंथ्स। ये खाली अप्रैल का था, नहीं तो आप बोलेंगे आपने मंथ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये 1 ही महीने का था ना, तो आंसर सेम ही आएगा। आपको समझा? अच्छा, मई महीने में अगर सेल परचेस हुआ है तो, अगर इन बिटवीन हुआ है, जो सेल हुआ है उसका भी पूरा इनकम लेना है, एंड जो परचेस हुआ है उसका पूरा इनकम लेना है। बस, आपको समझा क्या? ऑनलाइन समझ में आ गया? तो यह है प्रीजम्पटिव स्कीम, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लियर है क्या? बाकी तेरी आपको मैनेज करना है। इसका जो रिवीजन है ये मैं बाद में लूंगा। अपने एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, है ना? ये उस टॉपिक में मैं असेसमेंट ऑफ फॉर्म का मैंने क्लास में इधर ही पढ़ाया था, बट उसका रिवीजन मैं बाद में लूंगा ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसका रिवीजन मैं लूंगा। कब लूंगा? असेसमेंट ऑफ फॉर्म में जाएंगे ना अपन, चैप्टर 14, तो वहां पे पॉइंट आएगा, मैं वापस रिवीजन करके लूंगा। तो गाइस यहाँ पे अपना पीजीपी टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी आपको करना क्या है? मैंने आपको एटलीस्ट बेसिक रिवीजन करके दिया है। अभी आप घर पे प्रोविजन पढ़ लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एंड लेट मी नो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। मैं न्यूमेरिकल का रिवीजन लेने वाला हूँ, मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो जैसे नोट्स बन जाएंगे विल हैव रिवीजन सेशन, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैराथन भी अपना होने वाला है, ठीक है? यस, एचपी का लेक्चर का मैं कल सुबह 9 बजे अपडेट करता हूँ। बस मेरे घर पे शायद गेस्ट आने वाले, बस पे कंफर्म करके एक्स्ट्रा लेक्चर ग्रुप में अपडेट करता हूँ। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच लेक्चर अटेंड करने के लिए। आई होप आपका पीजीपी अभी काफी कंफर्टेबल लेवल पे आ गया रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑनलाइन बाय बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, चलो ये चार्जर लो। चलो ऑनलाइन थैंक यू, बाय बाय।